तो दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल सा चैनल पीपीटीआर के जे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था व्हाट इज साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस या ब्रांचेज ऑफ साइंस, दैट मच अपन लोगों ने देखा था, जिसमें हमने आपको क्या बताया था कि इस चैनल पे आपको ओनली साइंस का कंसेप्ट मिलेगा। तो आज मैं क्लास 10th के लिए या ग्रेड 10 के लिए मैं साइंस स्टार्ट करूंगा। तो जैसा कि चैनल के नेम से ही क्लियर है कि यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो आई मस्ट सजेस्ट आप एनसीईआरटी बुक जो आपका टेक्स्ट बुक है वो काइंडली अरेंज कर लें, अलॉन्ग विथ एचसी वर्मा आप अरेंज कर लें। अगर है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको एनसीईआरटी एंड एचसी वर्मा का बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे ओनली एनसीईआरटी और एचसी वर्मा को फॉलो करूंगा। और हाँ, आपको ये चैनल क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एनसीईआरटी का ईच क्वेश्चन एक्सरसाइज का एंड एचसी वर्मा का ईच क्वेश्चन इन्वॉल्व करूंगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप एनसीईआरटी का साइंस बुक ओपन करते हो तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में मेंशन करा गया है। तो इंडेक्स जैसे आप एनसीईआरटी का 10th का खोलते हो तो जैसे आप क्लास 10th का साइंस बुक ओपन करते हो तो वहां पे आपको टोटल 16 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें फिजिक्स भी है, जिसमें केमिस्ट्री भी है, जिसमें बायोलॉजी भी है। तो चलिए बारी बारी से क्या आपका इंडेक्स में चैप्टर का नेम रखा गया है वो अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर कंटेंट, तो पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तीसरा चैप्टर आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा चैप्टर आपका है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में बात कर रहा हूं अभी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं। चौथा चैप्टर आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पांचवा चैप्टर आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। छठवां चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेस। सातवां चैप्टर आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आठवां चैप्टर आपका है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। 9 चैप्टर में आपका दिया गया है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। 10वां चैप्टर आपका है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 11वां चैप्टर आपका है द ह्यूमन आइज and
कलरफुल वर्ल्ड। 12वां चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी। 13वां चैप्टर आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट। चैप्टर नंबर 14 में आपका दिया गया है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चैप्टर नंबर 15 में आपका दिया गया है आवर इन्वायरमेंट। एंड लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 16 में आपको दिया गया है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये मैंने चैप्टर का जो इंडेक्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 16 चैप्टर आपका साइंस में दिया गया है, जहां पर मैं आपको ओनली पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं क्या पढ़ाऊंगा? ओनली फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। तो इसमें ये पहले अपन लोग को समझना है कि इस सारे 16 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर अपना फिजिक्स में है। तो देखो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5 चैप्टर आर अंडर इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में क्या क्या है? तो केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये 5 चैप्टर आपका केमिस्ट्री में है। 10 से लेकर 14 तक आपका फिजिक्स में है, यानी चैप्टर 10 से 14 तक आपका फिजिक्स है। एंड रेस्ट ऑल चैप्टर यानी चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, chapter 15, chapter 16. These chapters are in biology. These chapters are in biology. यानी कौन कौन सा? 6, 7, 8, 9, chapter 6, 7, 8, 9, 15, 16. 15 and 16. These chapters are in biology. तो ये तो रहा इंडेक्स का, अपन लोगों ने देखा कौन कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट में रखा गया है। तो चलिए हम लोगों ने साइंस क्या है ये अपन लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें अपन लोग साइंस के 2 पार्ट हैं, एक रियल साइंस और एक स्यूडो साइंस। तो हम लोग पढ़ेंगे रियल साइंस। फिर रियल साइंस का 2 पार्ट है, एक जो लिविंग थिंग्स का डील करता हो और दूसरा जो नॉन लिविंग थिंग्स का डील करता हो। कहने का मतलब रियल साइंस इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज बायोलॉजिकल साइंस एंड सेकंड वन इज फिजिकल साइंस। तो हम लोग यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल साइंस। अगेन फिजिकल साइंस इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, वन इज फिजिक्स एंड सेकंड वन इज केमिस्ट्री। तो इस चैनल पे फिर मैं केमिस्ट्री को इग्नोर करूंगा और क्या पढ़ाऊंगा? फिजिक्स। तो नाउ अब से स्टार्ट होता है फिजिक्स क्या है। तो चलिए जो भी यहां पर कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं। हो गया, पॉज का बटन दबाकर आप कॉपी कर लीजिए, मैं मिटाऊं। चलिए अब चलिए अपन तो ये जान चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो चलिए यहाँ पे हम फिर से बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स है क्या। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में कुछ आइडिया दे दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्या है। तो हेडिंग लगाइए फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है?
तो फिजिक्स क्या है? तो लास्ट लेक्चर से आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया मिला है कि फिजिक्स में हम मैटर और मैटर एनर्जी के इंटरेक्शन को डील करते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। तो इट इज बेसिक डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस। कहने का मतलब फिजिक्स क्या है? नेचुरल साइंस का एक पार्ट है, या नेचुरल साइंस का दैट मीन्स फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्योंकि हमने बताया था ना कि जैसे जैसे साइंस को कैटेगराइज करते जाते हैं, एक रियल साइंस, एक स्यूडो साइंस, फिर रियल साइंस को जब हम कैटेगराइज करते हैं एक बायोलॉजिकल साइंस, एक फिजिकल साइंस, फिर जब हम फिजिकल साइंस को कैटेगराइज करते हैं तो एक फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो दैट मीन्स फिजिक्स क्या है? इट इज द बेसिक डिसिप्लिन्स ऑफ नेचुरल साइंस, दैट मीन्स फिजिकल साइंस, which deals with basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena। कहने का मतलब हम फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि नेचर का बेसिक लॉ क्या है और उनके प्रभाव को, और नेचर में जो विभिन्न घटनाएं होती है उनका हम स्टडी करते हैं। नेचर्स मीन्स क्या हुआ? तो हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ है उसे अपन लोग नेचर बोलते हैं, जैसे बल्ब, फैन, टेबल, इलेक्ट्रिसिटी, हीटर, दीज आर द थिंग्स। कुछ भी हो सकता है बट क्या होना चाहिए? नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए। तो ये हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब रहा बात कि एक्चुअली में फिजिक्स कहाँ से आया। अब ये एक्चुअली में ये फिजिक्स आया कहाँ से, तो वो अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस फिजिक्स वर्ड कम्स फ्रॉम दिस फिजिक्स वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है, जिनका मतलब होता है नेचर। ग्रीक वर्ड which means nature, अब आप ये समझ गए कि फिजिक्स कहां से आया। तो फिजिक्स ग्रीक वर्ड से आया, फ्यूसिस वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं, ये तो फिजिक्स हो गया, कहां से आया ये समझ के। अब क्या जिस तरह साइंस का कैटेगराइज हो रहा था रियल साइंस, स्यूडो साइंस में, फिर रियल साइंस को हमने बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में कैटेगराइज करा, क्या फिजिक्स का भी कैटेगराइज है क्या? बिल्कुल है। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया, यानी टाइप्स ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स को दो पार्टों में डिवाइड करा गया। कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड करा गया? तो एक पार्ट है आपका मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। फिजिक्स है तो आप फिजिक्स ऐड कर दीजिए, ठीक है, यानी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब हुआ जब हम किसी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का या बड़े बड़े बॉडी का या बड़े बड़े थिंग्स का स्टडी करते हैं, तो दैट्स अंडर इन मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब होता है जब हम छोटे छोटे वस्तु का या छोटे छोटे थिंग्स का या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, तो दैट्स अंडर इन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो
ये कब पॉसिबल होगा? तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं। तो जब तक उस ऑब्जेक्ट यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे, और देखेंगे कैसे? तो कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह होगा, उस इंस्ट्रूमेंट के मदद से देख पाएंगे। और दिस इज पॉसिबल ओनली इन मॉडर्न एरा, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, इसे मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स इसे कहते हैं। अब चलिए इसके बारे में अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक्स मींस हम लार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते थे, जैसे सन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, मून के बारे में स्टडी करते हैं, प्लैनेट के बारे में स्टडी करते हैं। दैट मींस जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनका जब स्टडी करते हैं तो ये पुराने समय से आता आ रहा है, इसीलिए दिस फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, इसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। अब रहा बात कि इस मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम लोग क्या क्या डील्स करते हैं या क्या क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे क्या क्या, तो मेरे पास तो जगह नहीं है, चलिए थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फिर हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसे बोलते हैं, फिर हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। और इस मॉडर्न फिजिक्स में हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो दीज आर द थिंग्स अंडर इन मॉडर्न फिजिक्स एंड दीज आर द थिंग्स अंडर इन क्लासिकल फिजिक्स या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो आई थिंक यहाँ पे जो भी समझाया गया है आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इससे आगे बढ़ूंगा, तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे जो भी लिखा गया है छापना है तो छाप सकते हैं। पॉज का बटन दबाइए, कॉपी कर लीजिए, इसे हो गया मिट डाउन क्या। चलिए फिर मैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का क्या सब है, क्या चीज पढ़ेंगे, तो वो अपन लोग देखेंगे। तो चलिए अब चलिए मैक्रोस्कोपिक में हम क्या पढ़ेंगे और माइक्रोस्कोपिक में क्या पढ़ेंगे, ये अपन लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जिसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जनरली पढ़ते हैं मैकेनिक्स, यानी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में मैकेनिक्स आता है, थर्मोडायनामिक्स आता है, थर्मोडायनामिक्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिज्म आता है, फिर आपका ऑप्टिक्स आता है। ये सब आपका मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में है। तो आपका 10th ग्रेड या हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर और ये चैप्टर यानी 2 चैप्टर आपका दिया गया है, यानी 2 चैप्टर आपका दिया गया है। और माइक्रोस्कोपिक में माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, या इसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। तो आपका 10th ग्रेड या हाई स्कूल के अकॉर्डिंग इस मॉडर्न फिजिक्स का आपका एक चैप्टर दिया गया है, और इसका आपको ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी यहाँ से 2 टॉपिक और यहाँ पर एक टॉपिक आपको 10th ग्रेड या हाई स्कूल में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग उठा लेते हैं क्या, देखो मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स, ये आपका 9th क्लास में दिया गया है। दिस इज इन 9th स्टैंडर्ड, ये आपका 9th स्टैंडर्ड में है, एंड दिस इज इन योर 10th स्टैंडर्ड, दिस इज इन योर 10th स्टैंडर्ड।
इसमें भी आपको 10th स्टैंडर्ड में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है ये अपन लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो अपन लोग समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी में फॉलो करूंगा और एचसी वर्मा फॉलो करूंगा। तो आप लोग तो जान गए कि एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक आपका एनसीईआरटी में फिजिक्स है। फिर अपन लोग, ये तो एक बुक है इसीलिए अपन लोगों ने यहाँ पे देखा, यानी कहने का मतलब 5 चैप्टर है। बट इन एचसी वर्मा यानी फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स में आपका 6 चैप्टर दिया गया है। कहने का मतलब ऑप्टिक्स का 3 चैप्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 2 चैप्टर, तो कितना हो गया 3 और 2 5, और एक मॉडर्न फिजिक्स का यानी 6 चैप्टर। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो ऑप्टिक्स यानी इसका 2 चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका भी 2 चैप्टर, तो कितना हो गया 2 2 4, और मॉडर्न फिजिक्स का 1 चैप्टर। यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 चैप्टर और एचसी वर्मा के अकॉर्डिंग 6 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए कैसे 6 चैप्टर एचसी वर्मा में हुआ, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। अगर एनसीईआरटी में आप ऑप्टिक्स का देखोगे तो वहां पे क्या क्या 2 चैप्टर था। एक चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे एक ही चैप्टर बनाया गया। बट अंडर इन एचसी वर्मा वहां पर 3 चैप्टर बना गया। कौन कौन सा, तो एक आपका बनाया गया लाइट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये 3 चैप्टर वहां पे बना गए, तो इसीलिए एक चैप्टर अकॉर्डिंग विथ एचसी वर्मा बढ़ जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, वो तो चैप्टर की बात अलग है, हम लोग पूरी चैप्टर को डील्स करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और मैग्नेटिज्म का अर्थ कुछ चुंबक वगैरह होता है। तो इनिशियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या डील्स करता है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कौन सा फिजिक्स, तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, विच डील्स इनिशियली, पहले जमाने में कैसे डील करा जाता था, तो यानी इनिशियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म which is a, ये क्या है, which is a part या branch of classical physics या macroscopic physics, classical physics which deals electricity and magnetism, which deals electricity and magnetism, which deals electricity and magnetism, which deals electricity and magnetism treated as a different subject, treated as two different सब्जेक्ट। ठीक है, पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग 2 सब्जेक्ट में हम लोग डील करते थे या स्टडी करते थे या पढ़ते थे। यानी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डील्स विथ चार्ज, यानी बेसिकली यहां पे समझाऊं क्या, चलिए यानी समझने की कोशिश करते हैं। यानी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी deals with charge, whereas magnetism deals with magnet यानी चुंबक आयरन, फीलिंग यानी महसूस, कॉम्पास नीडल,
कंपास नीडल, इन सब के बारे में जब हम डील्स करते थे या स्टडी करते थे तो दिस इज अंडर इन मैग्नेटिज्म। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्या होता था इसके अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं। बट एक फिजिक्स में एक थ्योरी है, क्या थ्योरी है? तो यूनिफिकेशन थ्योरी है। एक्चुअली ये सब आपका 10th ग्रेड या 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। तो ड्यू टू यूनिफिकेशन थ्योरी एक लॉरेंस साइंटिस्ट और एक मैक्सवेल साइंटिस्ट, इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर डिपेंड है। तो चलिए कुछ छापना है तो छापिए, फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जो भी कुछ छापना है छापिए। हो गया, पॉज का बटन दबाइए, कॉपी कीजिए या स्नैपशॉट लीजिए। हो गया, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, तो चलिए हमने क्या बताया कि एक थ्योरी है जिसका नाम है यूनिफिकेशन थ्योरी। उस यूनिफिकेशन थ्योरी ये कहता है कि उसमें हम बहुत सारे लॉ को एक लॉ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ यूनिफिकेशन थ्योरी, आप मोटा मोटी कुछ ऐसे समझिए। तो यूनिफिकेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉरेंस और मैक्सवेल दो साइंटिस्ट हैं। तो लॉरेंस एंड मैक्सवेल, ये लॉरेंस एंड मैक्सवेल show that electricity and magnetism are interdependent, so that electricity and magnetism are interdependence, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ये दोनों साइंटिस्ट यूनिफिकेशन थ्योरी के अंतर्गत ये उन्होंने कहा। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे साइंस का कैटेगराइज होते गया, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी कैटेगराइज होगा? बिल्कुल होगा। तो चलिए क्या है तो समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, ये तो हमने समझ गया। अब चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है ये तो हमने समझ गया। अब चलिए इसका कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं या इसे बांटने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो भागों में बट गया। क्या क्या भागों में बट गया? एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा भाग होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। एक पार्ट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक पार्ट हुआ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दो भागों में डिवाइड करा, एक भाग इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा भाग इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अब रहा बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोडायनामिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम देख रहे हैं कि ये वर्ड दो वर्ड से कंपोज करा गया है। एक आपका है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। इसमें भी देखिए एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है डायनामिक्स। तो स्टैटिक का क्या मतलब होता है ये आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। और डायनामिक्स का क्या मतलब होता है ये भी आप जानते होंगे क्लास 9th से। तो स्टैटिक का मतलब होता है कुछ रेस्ट, ठीक है। और डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है कुछ मोशन, ठीक है। वर्ड से समझने की कोशिश करना। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। तो इसमें भी इलेक्ट्रो है तो क्या होगा? चार्ज, ठीक है। यानी चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हम एक्चुअली करते क्या है फिजिक्स में, हम किसी बॉडी का स्टडी करते हैं और उस बॉडी या बॉडी और एनर्जी का इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं।
कोई चार्ज बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम स्टडी करते हैं और उसका क्या इफेक्ट है ये अपन लोग पढ़ते हैं। फिर कोई चार्ज बॉडी मोशन में है तो उसका हम लोग इफेक्ट पढ़ते हैं। तो जनरली ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एंड दिस इज इन योर सिलेबस। ये आपका 10th स्टैंडर्ड में है, ये आपका 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। तो भाई ये जब नहीं है तो ये एक्चुअली में किस स्टैंडर्ड में है? तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड में है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आपका 12th स्टैंडर्ड में है और ये भी आपका 12th स्टैंडर्ड में है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड में आइडिया दिया गया है, बट इसका कुछ भी आइडिया नहीं दिया गया है। तो क्या अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि इसके बारे में भी कुछ जानने को मिले? बिल्कुल। तो चलिए इसके बारे में भी जानने को सीखते हैं कि क्या है। देखो, चार्ज इसमें भी है, चार्ज इसमें भी है, बट इसमें क्या है? तो चार्ज मोशन में है और इसमें क्या है? तो चार्ज रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो तब उनका जब हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। और जब चार्ज मोशन में है तब उसका स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाता है। तो चलिए पहले थोड़ा बहुत आइडिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए यहीं पे लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या हम डिफिनेशन कर सकते हैं या कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या कि इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट। हम ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics which deals the study of charge। देखो, चार्ज के बारे में हम स्टडी करते हैं, बट कंडीशन क्या है? तो जब ये चार्ज रेस्ट में हो तो इट इज द यानी which deals the study of charge when it is in rest। जब वो रेस्ट में हो तब चार्ज के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। इट इज इन रेस्ट, देन हम बिहेवियर को एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देन बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जब स्टडी करते हैं व्हेन इट इज इन रेस्ट, देन वी स्टडी बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। ठीक है, चार्ज का कॉल्ड एज क्या चीज? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। फिर से समझने की कोशिश करना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स द चार्जेस। कब? तब जब ये चार्ज किस कंडीशन में हो? रेस्ट कंडीशन में हो। तो उस चार्ज के हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं एंड उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये अपन लोग स्टडी करते हैं। तो दैट इज अंडर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जैसे एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करना क्या? तो जब आप एक प्लास्टिक रॉड को अपने हेयर से कुछ इस तरह रब करोगे और एक छोटे छोटे पेपर पीस के सामने जब वो प्लास्टिक रॉड को लाओगे तो आप देखोगे कि वह छोटा छोटा पेपर पीस उस प्लास्टिक रॉड में चिपक जाता है। व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कहने का मतलब, चलिए एग्जांपल से अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। when two body rub, जब दो बॉडी को रब करते हैं, when two body rub, then they becomes
इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड, तब वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। क्या चीज, तो जैसे हम इस प्लास्टिक को अपने हेयर से रब करते हैं तो वो हेयर भी चार्ज हो जाता है और ये प्लास्टिक का रॉड भी चार्ज हो जाता है। अब हम जब इस प्लास्टिक रॉड को छोटे छोटे पेपर के सामने लाते हैं तो देखते हैं कि वो छोटा छोटा पेपर इस प्लास्टिक रॉड में चिपक जाता है। तो देन दे बिकम्स इलेक्ट्रीफाइड एंड ड्यू टू दिस दे अट्रैक्ट क्या चीज, तो लाइटर पार्टिकल्स का मतलब हुआ छोटा छोटा पार्टिकल्स लाइक स्मॉल पेपर पीस। और यह फेनोमेना, ये जो फेनोमेना अकर होता है, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है, या जो घटना होता है या इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और क्या हम कहेंगे, तो वह बॉडी, कौन सा बॉडी, तो ये जो प्लास्टिक का रॉड था, दैट बिकम्स चार्ज और चार्ज्ड, ठीक है। तो फिर से समझने की कोशिश करना है, जब हम किसी प्लास्टिक रॉड को हेयर से रब करते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्लास्टिक रॉड भी चार्ज हो जाता है और हेयर भी चार्ज हो जाता है। और जब हम इस चार्ज बॉडी को एक छोटे छोटे बॉडी के पास लाते हैं लाइक पेपर पीस, तो देखते हैं कि वह पेपर पीस इस प्लास्टिक रॉड में अट्रैक्ट हो जाता है और इस घटना को अपन लोग क्या बोलते हैं, तो इस घटना को अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इस घटना को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये रॉड क्या हो गया, ये रॉड अपना चार्ज्ड हो गया, ये रॉड क्या हो गया, अपना चार्ज्ड हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या है या चार्ज क्या है ये अपन लोग समझ गए हैं। अब चलिए अपन लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो ये तो अपना सिलेबस में नहीं था, तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया अपन लोगों ने देखा। अब चलिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में अपन लोग प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको छापने का चीज है छाप सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका पॉज का बटन दबाकर स्नैपशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। हो गया, मैं मिटाऊं क्या, चलिए। अब चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है ये तो अपन लोगों ने समझ लिया। अब चलिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है वो अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहने का मतलब चार्ज इन मोशन, तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन चार्ज इज अंडर इन मोशन। तो इट इज द ब्रांच ऑफ क्या चीज, तो फिजिक्स, या आप ऐसे भी कह सकते हो इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो हम जनरली फिजिक्स का ही हम ब्रांच ले लेते हैं, तो इसीलिए इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्ज। हम चार्ज का स्टडी करते हैं when क्या चीज, तो चार्ज, इसीलिए चार्ज को हमने इट का यूज करा। तो when it is under in motion, ठीक है। जब चार्ज मोशन में है तब हम चार्ज का स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। तो अंडर इन मोशन देन वी स्टडी, हम लोग क्या स्टडी करते हैं, वी स्टडी
क्या चीज? तो द बिहेवियर किसका? तो ऑफ चार्ज का, बिहेवियर ऑफ चार्ज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका? तो चार्ज का इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है? आई होप आप इन दोनों का डिफिनेशन समझ गए होंगे। ध्यान से देख लेना, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसा कि हमने क्या बताया कि कोई पार्टिकल अट्रैक्ट करता है किसी को जब उस पर चार्ज हो जाता है, तो कहने का मतलब दैट इज कॉल्ड एज क्या चीज? तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान से देखना, डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? तो डायनामिक्स का मतलब हमने क्या बताया? तो डायनामिक्स का मतलब मोशन होता है, ठीक है, मोशन होता है। और मोशन को अपन लोग करंट भी बोलते हैं, ठीक है, मोशन को अपन लोग करंट भी बोलते हैं। यानी करंट मीन्स क्या होता है? मोशन। कभी कभी आपने सुना होगा, करंट का मतलब ये मत समझना कि वायर में करंट है। करंट का मतलब आप कभी कभी देखोगे कि कोई बोलता है कि पानी में बहुत करंट है, कहने का मतलब वो पानी बहुत तेज में है, यानी पानी मोशन में है। तो करंट को मोशन को अपन लोग करंट भी बोलते हैं। तो इससे अपन लोग क्या बोल सकते हैं? तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या? तो चार्ज, यानी, और चार्ज मीन्स क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे देखो हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हमने कैसे डिफाइन करा है, कुछ इस तरह डिफाइन करा, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हम लोग कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब रहा बात क्या? तो जब इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो वहां पर क्या था? स्टैटिक था। तो स्टैटिक का क्या मतलब होता है? तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो और इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? तो चार्ज। और चार्ज का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, आप समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज का बटन दबाकर अपने नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए। हो गया, मैं मिटा दूं क्या? चलिए अब अपन लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है? जब चार्ज रेस्ट में हो, तब हम जब चार्ज का बिहेवियर उनका स्टडी करते हैं तो दैट इज अंडर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब चार्ज मोशन में है तब उनके बिहेवियर को उनका हम जब स्टडी करते हैं तो दैट अंडर इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अब ये बात रहा कि ये आखिर चार्ज है क्या, या चार्ज कहते किसे हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए, क्या चीज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज क्या है, चार्ज क्या है या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। चलिए इससे पहले अपन लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते क्यों हैं। तो क्वेश्चन लगाइए, व्हाई वी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई वी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ते हैं कि हमने आपको फिजिक्स में पहले ही आपको आइडिया दे दिया था लास्ट लेक्चर में कि हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं मैटर और मैटर एनर्जी के इंटरेक्शन का। तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं ये एनर्जी से डील्स करता हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी हम ये कह सकते हैं कि इट इज इंपोर्टेंट बिकॉज दिस इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो वी स्टडी
वी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग क्यों स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दिस इज, कौन सा? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कहाँ? तो इन मॉडर्न टाइम में ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसका? तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। कैसे? तो अब समझने की कोशिश करना। इन आवर हाउसेस वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन लाइटिंग पर्पस, फॉर फैन पर्पस, फॉर हीटिंग पर्पस, etc. we use electricity in our home for lighting purpose के लिए, फैन के लिए, हीटिंग के लिए। यानी हम लोग घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी का, कहने का मतलब, यूज करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में भी, इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। फॉर मशीन के लिए, मशीन या मशीनरीज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, लाइक टू पुल द ट्रेन और ट्राम, etc. we use electricity in transport to pull the ट्रेन या ट्राम्स को खींचने के लिए हम लोग भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। अब थोड़ा और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन एवरी रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। लाइक जब हम टॉर्च का भी यूज करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। हम सुपर कंप्यूटर भी यूज करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी के विदाउट वो चल नहीं सकता है। तो कहने का मतलब फ्रॉम टॉर्च टू सुपर कंप्यूटर और थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, कुछ ऐसे ही हजारों वस्तुएं हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का आवश्यकता है। थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, we need electricity to do work। कहने का मतलब इन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या थिंग्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को काम करने के लिए। कुछ काम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये कौन सा एनर्जी होगा? तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसा कि बहुत टाइप के आपने एनर्जी भी पढ़ रखा होगा, जैसे कि हीट एनर्जी होता है, जैसे कि केमिकल एनर्जी होता है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी होता है, वेरियस टाइप्स का एनर्जी होता है। एज लाइक
हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ETC, ठीक है। और भी बहुत टाइप के एनर्जी होता है, जैसा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, वेरियस टाइप्स के और भी एनर्जी होते हैं। तो उसी टाइप का ही ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, तो ये तो टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इस टाइप्स ऑफ एनर्जी का बेसिक क्वांटिटी क्या है, तो इस टाइप्स ऑफ एनर्जी का बेसिक क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंड द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत अभी आप नहीं समझोगे, तो ये वर्ड को जरा आप माइंड में रखना, इस वर्ड को मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ, इसका बेसिक सोर्स क्या है, तो इसका बेसिक सोर्स या बेसिक क्वांटिटी क्या है, तो इसका बेसिक क्वांटिटी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, तो एक मिनट ये समझने की कोशिश करना कि जब इतनी टाइप्स के ऑलरेडी एनर्जी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो फिर हम ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ही क्यों पढ़ते हैं, यानी व्हाई वी स्टडी दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए पॉज का बटन दबाइए, आइदर इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपने इसे कॉपी कर लिया होगा या स्नैपशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ूं, चलिए। अब फिर रहा कि जब हमारे पास वेरियस टाइप्स के फॉर्म ऑफ एनर्जी जब अवेलेबल है, तो हम क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन लगाइए कि व्हाई वी स्टडी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। As we have already studied about various types of energy like heat energy, water energy, solar energy, chemical energy, etc. मैकेनिकल एनर्जी ये आपने मैकेनिक्स क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो जब इतने सारे हम टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों पढ़ेंगे। As we have studies various form of energy, ठीक है। तो इसे समझने के लिए मैं आपसे थोड़ा सा माइंड यहां पर कंसंट्रेट करने को कहूंगा। तो हम इसीलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाई वी स्टडी, बिकॉज this electric energy is converted almost all kind of energy, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी लगभग सभी फॉर्म ऑफ एनर्जी में लगभग कन्वर्ट हो जाते हैं, या इसे हम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मैनकाइंड। कन्वीनियंट कहने का मतलब बहुत ही इजी वे में। एंड दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मैनकाइंड, ठीक है। यानी मानव जाति के लिए ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ही कन्वीनियंट है, कहने का मतलब जैसे कि हमने बताया कि ये एनर्जी लगभग सभी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है,
तो जैसा कि मैकेनिकल एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बट वो वेरी कन्वीनियंट और मेन काइंड के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट कैन बी स्टोर्ड, इट कैन बी स्टोर्ड। तो कहने का मतलब और भी दूसरे टाइप्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी वो भी स्टोर होते हैं, बट इट कैन बी स्टोर्ड कॉन्फिडेंटली एंड transmitted for a long distance with very little wastage of this energy, with a very little wastage of energy। ठीक है, यही कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स और कंडीशन है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट है टू स्टडी दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इनका सोर्स क्या है या इनका ओरिजिन क्या है, तो हमने क्या बताया था कि सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इलेक्ट्रिक चार्ज या ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब फिर वही रहा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं या चार्ज किसे कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है या चार्ज क्या है, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इसके बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा, तो एक एक पॉइंट को आप बारीकी से समझने की कोशिश करना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसका, तो हमने जैसे ही फिजिक्स में बताया था कि मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन का हम स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, तो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी या मैटर व्हिच इज डेवलप या which is origin due to excess of electron और deficiency of electron। तो पहला पॉइंट लिखिए, it is the fundamental properties of body which is developed due to excess of electron or deficiency of electron। कहने का मतलब कि हमने बताया कि ये जो चार्ज है या इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्या है, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसका, किसी बॉडी का या मैटर का। और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज डेवलप होता है, ये उत्पन्न होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से ये वर्ड समझना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि चार्ज कभी डेवलप होगा तब जब उससे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो या उस पर इलेक्ट्रॉन का हम एक्सेस कर देंगे, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन दे देंगे या उस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तभी वो बॉडी चार्ज होगा। अब यहां से हम दूसरा पॉइंट ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चार्जिंग अ बॉडी। दूसरा पॉइंट ऐसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी। कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है ये कब पता चलेगा, वो इलेक्ट्रॉन से ही पता चलेगा कि वो चार्ज बॉडी है या नहीं है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चार्जिंग अ बॉडी। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज या नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज का या चार्ज की समझने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे या राइट डाउन कर लिए होंगे नोटबुक में, तो मैं इसे इरेज करना चाहूंगा। अगर नहीं किए हैं तो आप इसे राइट डाउन नोटबुक पे कर लीजिए। मैं मिटा दूं क्या, चलिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं? तो क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। अंडर इन 10th क्लास तक मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि क्वांटिटी तीन टाइप के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। तो चलिए, चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब, ध्यान से सुना, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब प्रॉपर्टीज भी दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये सब केमिस्ट्री की बातें हैं 11th का, तो इसके बारे में आप उतना सोचिए मत। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज चलिए देखते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या हुआ। कौन सा यूनिट की मैं बात कर रहा हूं? तो एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं। तो इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगा? इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इसको डिनोट हम कैपिटल सी से करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज से चलिए एक और यूनिट में बता देता हूं, और अनदर यूनिट इज एम्पियर सेकेंड। अब ये एम्पियर सेकेंड कैसे हुआ, तो ये मैं आगे लेक्चर में कैसे होगा ये समझा दूंगा कि चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड कैसे होगा, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज इज टू टाइप, चार्ज इज टू टाइप्स। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्लस बीई, मतलब पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। चलिए ध्यान से सुनना कि अगर कोई दो चार्ज बॉडी है, मान लो कि एक ये चार्ज बॉडी है और एक ये चार्ज बॉडी है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये भी पॉजिटिव है, तो जब हम इस दो चार्ज बॉडी को कुछ यहाँ पे लाते हैं तो देखते हैं कि ये और ये कुछ ऐसे भागता है। कहने का मतलब लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर, ईच अदर। कहने का मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को भी पॉजिटिव चार्ज के सामने लाते हैं तब पर भी ये क्या करेगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्ज कहने का मतलब अगर इन दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम नहीं हो, यानी अनसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। कहने का मतलब अगर माइनस चार्ज के सामने अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो ये दोनों क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, या पॉजिटिव चार्ज के सामने अगर हम नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो अट्रैक्ट करेगा। अब रहा बात कि ये चार्ज अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो ये क्या करता है? रिपेल करता है। अगर दो चार्ज का नेचर अगर अपोजिट है तो ये दोनों क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब रहा बात कि ये दोनों कितने अमाउंट से रिपेल करता है या कितने अमाउंट से अट्रैक्ट करता है, तो ये एक साइंटिस्ट ने इसका कैलकुलेशन दिया। तो बाय द वे ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। उसे कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। ये आपका 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, ये आपका 12th स्टैंडर्ड में है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये तो चार्ज क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं। चार्ज का सिंबल देख लिया, यूनिट देख लिया। अब जनरली जो चार्ज है उसे अपन लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यानी चार्ज का सिंबल जनरली कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं।
ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल क्यू से ही डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से भी हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं। तो यानी चार्ज का सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू या क्यू है या स्मॉल क्यू है, ठीक है। अब रहा बात कि जैसे हमने पहला प्रॉपर्टीज में क्या बताया था, तो हमने पहला प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी या मैटर। तो हम लोग जानते क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या बॉडी क्या होता है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या बॉडी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, तो हमने क्या बताया कि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों का कुछ कनेक्शन होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों अपन लोग ई से डिनोट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ठीक है, 19 कूलम्ब। तो ये तो हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और एक दूसरा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, पार्टिकल क्या है, सॉरी, और दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल आपका प्रोटॉन है। और प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, तो सेम चार्ज होता है बट मैग्नीट्यूड अपोजिट हो, सॉरी साइन अपोजिट होता है। यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी P से डिनोट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन n से डिनोट करते हैं, इसका चार्ज आपका 0 होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। ये तो रहा ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है उनका क्या चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपन लोग देखते हैं। चलिए जो भी कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, अपन लोग इसे इरेज करके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसे कॉपी कर लिया होगा या स्नैपशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज का क्या हो सकता है। तो चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो सकता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कहने का मतलब चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते, क्रिएट मैंने पैदा करना, ना ही डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मैंने बर्बाद करना। चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, बट नेट चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब इन दोनों का जो नेट चार्ज था जितना पहले था उतना ही रहेगा। और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, तो इसको अपन लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है। यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड दिस थिंग्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बट आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये आपका 10th ग्रेड या 10th स्टैंडर्ड के लिए सिलेबस में नहीं है। आप अप टू ये माइंड में रखिए कि चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इज दिस थिंग्स। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, तो ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। आगे बढ़ो, चलिए अब रहा बात
कि जब हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं तो कितना अमाउंट से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another body। हमने यहाँ पे क्या देखा है, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी से अनदर बॉडी में। अब रहा बात कि इस बॉडी से हमें इस बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करना है तो कितना अमाउंट से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यानी चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑफ integral multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब से। कहने का मतलब प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब का इंटीग्रल मल्टीपल से हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये क्या है, तो कहने का मतलब ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड है। तो कहने का मतलब कि जब हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज करेंगे तो हम दिस थिंग्स चार्ज कर सकते हैं, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज कर सकते हैं, या गुने ऑफ 2 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं, या गुने ऑफ 3 टाइम्स हम चार्ज किसी बॉडी को कर सकते हैं, या मल्टीपल ऑफ 4 टाइम्स किसी चार्ज बॉडी को हम कर सकते हैं। चाहे प्लस में कर सकते हैं या हम माइनस में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम इस मल्टीपल इंटीग्रल में ही हम किसी चार्ज बॉडी को कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, तो दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहलाता है, एंड दिस is called as quantization of charges। ये क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहलाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली समझने की कोशिश करूं या इसे मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने की कोशिश करूं, तो अगर एक बॉडी का चार्ज मान लो क्यूब है, एक बॉडी का चार्ज मान लो कि हमने क्यू करा है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें अभी उससे लेना देना नहीं है। तो एक बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो ए बॉडी कैन बी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस, हमने क्या बताया था, तो इसके मल्टीपल में, तो प्लस माइनस एन, यानी एन क्या है, तो इंटीग्रल क्या हमने बताया कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस थिंग। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रॉन का भी है और ये मैग्नीट्यूड तो प्रोटॉन का भी है। तो हम क्या लेंगे, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी चार्ज बॉडी है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबल ओनली इलेक्ट्रॉन होगा। तो और इलेक्ट्रॉन को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन लोग इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई का जो मैग्नीट्यूड होगा ये मैग्नीट्यूड है। तो यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इसी फार्मूला पर आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ 1 कूलम चार्ज। कहने का मतलब कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कंस्टिट्यूट करता है या बनाता है 1 कूलम चार्ज को। तो चलिए जो भी कुछ छापना है छाप सकते हैं। क्वेश्चन ओरली मैं तो बोल ही दिया। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, हाउ मेनी numbers of electron constitute 1 कूलम चार्ज। तो एक बॉडी है जिसका चार्ज क्या दिया गया है, देखो सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। एक बॉडी है जिसका चार्ज क्या है, तो एक बॉडी है जिसका चार्ज 1 कूलम है, तो यानी Q इक्वल टू NE, ठीक है, Q इक्वल टू NE। अब ये प्लस माइनस पर आप कंफ्यूज मत होना, प्लस माइनस हमने इसलिए लगाया कि किसी चार्ज को हमको देना है या किसी चार्ज बॉडी से हमको लेना है। तो देना दैट मीन्स नेगेटिव, किसी चार्ज एक बॉडी है उससे लेना, कहने का मतलब वहां पर पॉजिटिव। किसी बॉडी पर चार्ज देना दैट मीन्स हमने उस पर इलेक्ट्रॉन दिया, तो दैट मीन्स
निगेटिव, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हमने लिया तब पर भी वो बॉडी चार्ज हो गया, तो दैट मीन्स दैट इज ए पॉजिटिव। तो प्लस माइनस से आप कंफ्यूज मत होना। तो Q इक्वल टू एन ए, Q का वैल्यू क्या है 1 है, N आपको फाइंड करना, E का वैल्यू क्या है, तो E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो N का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो N का वैल्यू देखो, N का वैल्यू आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, 10 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जब आप इसे कैलकुलेट करते हो, सॉरी यहाँ पे भी है ना पॉइंट है, तो पॉइंट को उड़ाया तो एक जीरो और जाएगा। हाँ अब देखो क्या हो गया, तो यानी 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर 18, तो क्या होगा 16 6 जा 96, तो यानी 6 पॉइंट, इसके बाद क्या बचा 4, तो 16 2 जा यानी 2, उसके बाद क्या बचा हाँ फिर 5, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 यानी इतना इलेक्ट्रॉन आपका एक कूलम चार्ज को फॉर्म करता है। समझ में आया, इतना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑफ 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एचसी वर्मा में जो आज हमने पढ़ाया उस पर बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पर एचसी वर्मा का क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं करेंगे। चलिए जो भी कुछ छापना है छाप सकते हैं, हम आपको इस लेक्चर के बेस्ड पर कुछ आपको क्वेश्चन देंगे जो कि आपको सोल्व करना है। तो जो भी इस पर छापना है छाप सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पॉज का बटन दबाकर आप अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। हो गया, मैं मिटाऊं, चलिए। तो चलिए आज के लेक्चर पे बेस्ड एनसीईआरटी में भी तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ना ही एचसी वर्मा में है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि इसी लेक्चर में उसका आंसर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आपको इन क्वेश्चन का होमवर्क में जो दे रहा हूं उसे सोल्व करना है। डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज का SI यूनिट क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्वांटाइजेशन पर बेस्ड दे देता हूं, हाउ मेनी numbers of electron makes 2 coulomb charge। कितनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके 2 कूलम चार्ज को फॉर्म करता है या बनाता है। चौथा क्वेश्चन, डिफाइन स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैं दे दूं, हाँ चलिए ये बता दीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दूं, व्हाई, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई प्रोटॉन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्विज वगैरह में पूछ लिया जाता है कि व्हाई प्रोटॉन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी। तो जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो हमें एक बात बताओ, एक मान लो कि ये बॉडी है, इसको हमें चार्ज करना है, इस बॉडी को हमें चार्ज करना है, तो एक बात बताओ, ये कहीं ना कहीं इस पे ट्रांसफर हो सकता है कि ये इस पर ट्रांसफर कर सकते हैं इसको। कहने का मतलब, इस प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है, और मूव कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोटॉन को यहां से तोड़कर इसमें नहीं डाल सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन को हम तोड़कर इसमें डाल सकते हैं। कैसे, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या है,
एटम के चारों न्यूक्लियस के चारों तरफ वो मूव करते रहता है। तो जब हम इसे रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें कांटेक्ट होगा या बाय फ्रिक्शन इस इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में वो चला जाएगा, बट यहां से ये प्रोटॉन इस बॉडी में नहीं जा पाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो। बाय द वे आप कूलम्स लॉ से भी, ये तो आपका सिलेबस में नहीं है तो यहाँ से तो कूलम्स लॉ से मैं इसे कूलम्स लॉ से मैं समझा नहीं सकता। तो आप ऐसे समझो कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के इस न्यूक्लियस में रखता है। और हम जो फ्रिक्शन करते हैं या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द न्यूक्लियर फोर्सेज सच दैट प्रोटॉन गोज फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी। बट यहां पे क्या है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इस न्यूक्लियर फोर्सेस को नहीं तोड़ पाता है, बट ये सेंट्रल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसे वो तोड़ देता है। तो दैट मच। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कर देना, लेक्चर अच्छा नहीं लगा डिसलाइक भी मारना और रीजन बताना ताकि हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।